ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 106 है, वो आज पढ़े। 105 क्लास को मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नामक। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को सीरीज से पढ़ सकते हैं, कोई भी नए पाठक। ये कोर्स 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए मुख्य रूप से तैयार किया गया है, ठीक है। और ये कोर्स ऐसा तैयार किया गया है कि इसमें किसी पुस्तक की आपको आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपको एक कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए, चीजें लिखाई गई, ठीक है। चलिए, आज 106वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे मित्रों। और कक्षा को पढ़ने से पूर्व चलते चलते मैं आपसे निवेदन कर देता हूं 1 मिनट के अंदर कि देववाणी संस्कृतम के लिए जो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से जो भव्य सुसज्जित स्टूडियो के निर्माण का कार्य आरंभ करने की जो योजना बनी है, उसके लिए आपका परम सहयोग अब चाहिए। ट्रस्ट का अकाउंट बन गया है, आपको दे दिया गया है ट्रस्ट का अकाउंट। ये ट्रस्ट का अकाउंट है, न्यास का अकाउंट है, देववाणी संस्कृतम न्यास, ये अकाउंट नंबर है और ये IFSC कोड है। इसमें आप अपना स्टूडियो के लिए सहयोग भेजें। केवल ध्यान देंगे, इस न्यास में स्टूडियो के निर्माण के लिए राशि आपसे प्राप्त की जा रही है, ठीक है। तो आप अपना स्वयं तथा अन्यों से इस भव्य कार्य के संपन्नता के लिए संस्थाओं से सहयोग दिलवाइएगा, स्वयं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता हूं। यदि पैसा तो मैं मांग मांग करके घूम करके इकट्ठा कर सकता हूं, परंतु फिर यहाँ कार्य कौन करेगा? पैसे इकट्ठा करने का लाभ क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्य छोड़ करके पैसा मांगने लग जाते हैं, कार्य बंद हो जाता है। और यदि वही कार्य मैं भी कर सकता हूं, करने लग जाऊं यदि मानिएगा, तो कार्य बंद हो जाएगा, लाभ क्या होगा? इसलिए मैं कमरे से बाहर कहीं नहीं जाता हूं, जहां रहता हूं वहीं रहता हूं। वहां से आप देखते हैं प्रतिदिन आपको निरंतर पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। तो ये कार्य, घूमने का कार्य थोड़ा सा आप कर दीजिएगा, आपको कहीं दूर नहीं घूमना है। सभी पाठक अपने आसपास के लोगों से थोड़ा थोड़ा सहयोग करवा दिए हैं। आपके आसपास में मंदिर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, ठीक है। पूरे भारत देश के अंदर आर्य समाज मंदिर हैं, और भी शिव आदि के बहुत सारे मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, ठीक है। इनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, सभी के पास में। थोड़ा संस्कृत माता के इस प्रचार प्रसार के लिए भी उनसे निवेदन करें कि इस ट्रस्ट के माध्यम से ये कार्य संपन्न किया जा रहा है संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए। तो आप सभी थोड़ा सहयोग करें, निरंतर करते रहें। और इस अकाउंट का स्कैन, इस QR कोड
तो QR कोड है वो भी आ गया है। आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे QR कोड ले सकते हैं और उसको आगे अपने परिचित मित्रों में अथवा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, और वहां कोई टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको स्कैन करना होता है वो कोड और अपने आप उसमें अकाउंट आ जाता है। ठीक, तो ये कार्य करवाने में आप सहयोग कीजिएगा मित्रों, आपसे मेरा यही निवेदन है। चलिएगा, ये अकाउंट नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, ये देववाणी संस्कृतम न्यास का। चलिए मित्रों, हम चल रहे समास का प्रकरण पढ़ रहे थे। गत कक्षा में मैंने आपको समास पढ़ाया था, एक समास ये पढ़ाया था आपको मैंने कर्मधारय द्विगु पढ़ाया था, और समानाधिकरण कर्मधार तत्पुरुष पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था नई तत्पुरुष। ठीक, ये नई तत्पुरुष पढ़ाया था। अब नई तत्पुरुष भी बता दिया, ये हमने आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको भी। आज एक हम समास पर चल रहे हैं, एक समास है, कॉपी तैयार कीजिएगा, पेन उठाइएगा। ये है, इसको बोलते हैं प्रादि तत्पुरुषः, लिख लीजिएगा। क्या है? प्रादि तत्पुरुषः। लिखिए, आगे एरो लगा लीजिएगा। प्रादि कोष्ठक में लिख लीजिएगा प्र परा सु आदि। के साथ हुआ समास प्रादि तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे अब इसको समझ लीजिएगा, जो प्रादि हमने आपको बताए थे, प्रा परा अप सु, ठीक है, ये जो उपसर्ग बताए थे वो प्रादि है। तो उपसर्गों के साथ भी समास होता है। उपसर्गों के साथ में जो समानाधिकरण समास होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रादि तत्पुरुष समास। इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं, देखिएगा। जैसे शोभनाः पुरुषाः सुपुरुषाः, यहां पर ये जो समास हुआ है किसका हुआ है? सु के साथ में हुआ है। देख रहे हैं आप, सुपुरुषा, सु और पुरुष। सु का अर्थ क्या है? सु का अकेले का प्रयोग नहीं करते, इसलिए सु के अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द हम विग्रह में रखते हैं। विग्रह में सु का अर्थ होता है अच्छा, इसलिए यहां पर अच्छे को कहने वाला शब्द रखा विग्रह में, शोभनाः, अच्छा। पुरुषाः क्या कहलाता है? सुपुरुषाः। यहां पर समास हो गया, ये विग्रह है इसका, और ये हो गया समास। ठीक है, ये नित्य समास होता है, वास्तव में ये ऐसा ही प्रयोग मिलता है हमको, सुपुरुषाः। ये तो अर्थ दिखाने के लिए आपको हमने दिखा दिया है कि इस समास का ये अर्थ है, माने अच्छा पुरुष को क्या कहा जाता है? सुपुरुषा। ये सुप्रादि में आता है। ऐसे ही दुष्टाः जानाः दुर्जानाः, क्या? दुष्टाः जानाः दुर्जानाः। दुर्जन किसको बोलते हैं? दुष्ट व्यक्ति को। तो यहां पर क्या है? दुर है, ये दुर उपसर्ग है। विग्रह में दुर का अर्थ क्या है? दुष्टता, तो दुष्ट दिखाया है।
ठीक है जी। और देखिएगा, सुष्ठु उक्ति सूक्ति, क्या, सुष्ठु उक्ति सूक्ति। अच्छी उक्ति को क्या बोलते हैं, सूक्ति। सूक्तियां होती हैं उनका अच्छा अर्थ होता है, इसलिए उनको बोलते हैं सूक्ति। यहाँ क्या है, सु है, सु और प्लस उक्त उक्ति। यहाँ क्या है, इस उ और इस उ को जोड़ करके दीर्घ होकर के संधि उ हो गया, सु, सूक्ति बन गया। ये प्रादि तत्पुरुष समास है। ऐसे ही सुष्ठु भाषितम, सुभाषितम माने सुभाषित बोलते हैं, अच्छा कहा हुआ श्लोक आदि, ठीक है, सुभाषित। तो ये सु है, यहां पर सु का अर्थ सुष्ठु है, तो ये सुभाषितम हो जाता है। सु के साथ समास हो गया प्रादि का, प्रादि के साथ में। ऐसे प्रगतः आचार्यः प्राचार्य, प्राचार्य किसको बोलते हैं, प्रगता का अर्थ होता है माने ऊंचा आचार्य है, जिसके पास सारे अधिकार होते हैं। तो प्रगतः, तो प्र ये हट जाता है, प्र के यहाँ पर प्र आ जाता है, प्र क्या है, प्रादि है, तो समास हो गया प्राचार्य, प्र और आचार्य दीर्घ हो गया, प्राचार्य बन गया। इस प्रकार से आपको बहुत मिलेंगे, ये मात्र मैंने आपको नमूना दिखाया, अभी नमूना ही दिखा सकता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के समास को बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, प्रादि तत्पुरुषाः। चलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में जान ली। अब आगे जब सेकंड लेवल के कोर्स में आपको और विस्तार से पढ़ा दिया जाएगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आ जाइएगा, ये तो आपका तत्पुरुष कंप्लीट हो गया। जितना हमें इस कोर्स में पढ़ाना है तत्पुरुष उतना हमने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा दिया आपको हमने, आपको केवल समास पढ़ाया, अव्ययी भाव समास पढ़ाया और तत्पुरुष समास कंप्लीट करा दिया। 3 समास पढ़ा दिए, मुख्य रूप से 5 समास बताए थे। अब आपका नंबर आता है चौथा, बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि को चालू करते हैं। 1-2 कक्षाओं में पूरा बहुव्रीहि विस्तार से पढ़ाऊंगा। बहुव्रीहि समास बहुत अच्छा होता है ठीक है। चलिएगा, लिखिएगा बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समासः कोष्ठक में लिखिएगा, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। देखिएगा, अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि। बहुव्रीहि की परिभाषा बता रहे हैं, डेफिनेशन क्या होती है। अन्य पदार्थ की प्रधानता जहां पर द्योतित होती हो, जिस समास में, वो समास क्या कहलाता है, बोलो, बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ का अर्थ होता है जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं, बोलो, जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं उन शब्दों से भिन्न किसी अन्य शब्द के अर्थ को बताता है। जो समास, वो कौन सा समास होता है, बोलो, बहुव्रीहि। ठीक है, अभी और समझा देंगे आपको। चलिएगा, ये तो मैंने आपको इस संस्कृत का जो ये परिभाषा बनाई है हमारे वैयाकरणों ने, उसको मैंने लिखा दिया। अब इसको विस्तार से लिखिएगा। ठीक है, जिस समास में
अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास होने पर समास युक्त पद स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते। कामा, कामा में कामा लगाना है। अपितु वे विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। और किसी अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। बहुव्रीहि की पहचान है कि जहां अर्थ करने पर जिसको कामा जिसने कामा जिसके द्वारा कामा जिसके लिए कामा जिससे कामा जिसका कामा जिसमें अर्थ निकले विराम। चलिएगा, अब पहले इतना समझ लीजिएगा फिर आगे लिखाता हूं। अब देखिएगा क्या हमने बताया। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता
होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अभी आपको उदाहरण भी दिखा देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे अन्य पदार्थ के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, वो प्रधानता कैसे होती है? कहते हैं कि बहुब्रीहि समास होने पर समास युक्त पद माने जिन शब्दों का समास किया गया है, दो शब्द हैं या दो से अधिक हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2, जिन शब्दों का समास किया गया है और समास युक्त पद हैं, तो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते। जैसे राजपुरुषा में पुरुष शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ बता रहा था, पुरुष, परंतु बहुब्रीहि में ऐसा जिनका समास करते हैं जिन शब्दों का, उनका अर्थ प्रधान रूप से नहीं होता, छुप जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है। ठीक है, अपितु वो क्या करते हैं? वो किसी विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। विशेषण क्या करता है? किसी दूसरे की विशेषता बताता है? विशेषण क्या करता है? दूसरे की विशेषता बताता है। वैसे ही बहुब्रीहि में समास होने वाले शब्द किसी अन्य की विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं और किसी अन्य वस्तु का बोध माने अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रूप में कराते हैं। स्वयं विशेष्य नहीं बनते, स्वयं विशेषण बन जाते हैं। और बहुब्रीहि की पहचान एक और ये बताते हैं हमारे आचार्य गण के जब हम समास का विग्रह करेंगे तो हिंदी में ऐसा अर्थ कहीं कहीं उसमें आएगा बहुब्रीहि के विग्रह में, जिसको अभी उदाहरण दिखाएंगे, जिसने अथवा जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें इत्यादि अर्थ निकलते हैं। विग्रह करने पर विग्रह में निकलता है ऐसा अर्थ। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए लिखिएगा आगे, लिखिए आगे। बहुब्रीहि के साधारणतया तीन भेद होते हैं। बहुब्रीहि के भेद कितने गिनाए? 3 भेद। जैसे तत्पुरुष के भेद बताए थे वैसे बहुब्रीहि के भी भेद होते हैं। 3 भेद हैं। कौन से? नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1 है समानाधिकरण। नंबर 2 सहार्थकः। नंबर 3 व्यधिकरणः। ठीक है, 3 भेद हो गए। एक तो समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है, एक सहार्थक बहुब्रीहि होता है, एक व्यधिकरण बहुब्रीहि होता है। ये क्या होते हैं? इनको धीरे धीरे आगे 1-2 कक्षाओं में हम आपको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समास है। ठीक है, इसलिए आज हम समानाधिकरण समास को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। समानाधिकरण समास की परिभाषा लिखिएगा। लिखिए, नंबर 1 समानाधिकरण, ये समाना है। ठीक है, माने दोनों अर्थात सभी पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है। समानाधिकरण जो बहुब्रीहि होता है उसमें क्या होता है, जो पद होते हैं विग्रह, जो विग्रह करते हैं, तो उन विग्रह में जिन शब्दों का समास करेंगे उनमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है।
ध्यान देंगे क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। वचन एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, परंतु विभक्ति प्रथमा ही होगी सभी पदों में, समानाधिकरण बहुब्रीहि में। ठीक है, आप उदाहरण देख लीजिएगा। आप, मैंने आपके लिए अभी उदाहरण थोड़े रखे हैं, अगली कक्षा में दिखाऊंगा उदाहरण, क्योंकि इसमें अधिक समय हो जाएगा। देखिए, जैसे आप देखिएगा, आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। ये उदाहरण दिया है, प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः। ठीक है, ये तो समास हो गया। ठीक है, और ये क्या है, इन दो शब्दों का समास हुआ है, प्राप्तम और उदकम का। प्राप्तम का अर्थ होता है प्राप्त होना, ठीक है, उदकम का अर्थ होता है जल। क्या होता है, वाटर, पानी। ये इनमें प्रथमा विभक्ति है दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, यहां पर बहुब्रीहि समास में क्या होता है, हमें विग्रह दिखाते समय यत और तत् शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, यत और तत् का। यहां यम का अर्थ हो गया जिसको। मैंने अभी बताया था कि जहां पर समास का विग्रह करने पर ऐसा अर्थ निकले जिसको, जिसने, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसमें, ये अर्थ निकले तो मानिएगा बहुब्रीहि है। यहां पर क्या है, यम माने जिसको, माने पानी प्राप्त हो गया है जिसको। यहां पर जिसको पुल्लिंग है, पुल्लिंग माने गांव है कोई। ये प्राप्तोदकः ग्रामः, ये ग्रामः का विशेषण बन रहा है वास्तव में, ध्यान दीजिएगा। यम माने जिस गांव को पानी प्राप्त हो गया है, सह ग्रामः, सह दिखाते हैं फिर उसको दिखाने के लिए, यदि वो पुल्लिंग है तो सह दिखा दिया, तो सह प्राप्तोदकः ग्रामः। अब देखिएगा, प्राप्तोदकः किसको कह रहा है, गांव को कह रहा है। ऐसा गांव जिसमें पानी पहुंच गया है, बाढ़ आ गई है, पानी पहुंच गया उसमें। ठीक है, पानी को नहीं कहा जा रहा, प्राप्तोदकः ग्रामः। इन ये दोनों अब विशेषण का रूप कर रहे हैं, यहां इसको विशेष बना रहे हैं। गांव, कैसा गांव, ऐसा गांव जिसमें पानी पहुंच गया है। अब आपको मैं ये तो कह सकता हूं कि पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, परंतु आपको 50% तो समझ में आ गया होगा चीज जो मैं बता रहा हूं आपको। 50% आ गया तो काफी है आपको। ठीक है, तो अब क्या है, ये विग्रह करना आप धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम नहीं सीखेंगे। ठीक है, माने पानी प्राप्त हो गया है जिसको वह। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं यत और तत्, ये क्या है, इसके अनुसार होते हैं, विशेष के अनुसार। विशेष पुल्लिंग है, एक वचन है तो एक वचन और पुल्लिंग होगा, नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग होगा, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग होगा। मैंने अभी आपको प्राय करके सभी पुल्लिंग के दिखाए हैं। ठीक है, किसके दिखाए, पुल्लिंग के। आपको नपुंसकलिंग के, स्त्रीलिंग के आगे की कक्षा में दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, हताः शत्रवः येन सह हतशत्रुः। माने हताः माने मारे गए हैं शत्रु, ये न माने जिसके द्वारा, जिसके द्वारा माने जिस राजा के द्वारा, जिस राजा के द्वारा शत्रु मारे गए हैं, सह राजा, वह राजा, हत शत्रु कहा जाएगा यहाँ राजा। राजा क्या है, विशेष्य है। हत शत्रु किसको बोल रहा है, मरे हुए शत्रुओं को नहीं बोला जा रहा, मारे गए हैं शत्रु जिसके द्वारा इस राजा को कहा जा रहा है, तो राजा का विशेषण बन गया। क्लियर है, यहां पर क्या आ गया, ये न माने जिसके द्वारा, अर्थ निकल के आ गया जिसके द्वारा। ठीक है, चलिए
और आगे चलिए। दत्तम भोजनम यस्मै सः दत्त भोजनः भिक्षुकः। ठीक है, दत्तम भोजनम, ये सभी प्रथमा है। दत्तम भोजनम, भोजन दिया गया है, यस्मै माने जिसके लिए, जिस भिक्षुक के लिए। तो साह भिक्षुका, वह भिक्षुक क्या कहा जाता है? दत्त भोजना भिक्षुका, मान जिसको भीख दे दी गई है, भिक्षा दे दी गई है, भोजन दे दिया गया है, ऐसा भिक्षुक क्या है? दत्त भोजना भिक्षुका। अब यहां पर क्या अर्थ आ गया? के लिए, मान जिसके लिए, जिसके लिए अर्थ आ गया। और देखिएगा, पतितम पर्णम यस्मात् सः पतित पर्णः वृक्षः। ठीक है, पत्ता गिर गया है जिससे, जिस वृक्ष से, वह वृक्ष क्या कहलाता है? पतित पर्णः। ये पत्ते को नहीं कह रहा ये शब्द, अब किसको बोल रहा है? वृक्ष को, अन्य पदार्थ को। ठीक है, यस्मात् माने जिससे, जिससे आ गया, ये तो बताया था मैंने आपको, जिससे। तो पतितम पर्णम यस्मात् सः पतित पर्णः वृक्षः, माने पत्ता गिर गया है जिस वृक्ष से, वो वृक्ष क्या कहलाता? पतित पर्णः। अब आपको क्लियर होगा, अन्य पदार्थ का बोध हो रहा है, इन शब्दों के अर्थों का बोध नहीं हो रहा है। विशेषण के रूप में विषय, ये दूसरे का बोध करा रहे हैं, विशेष्य का। और देखिएगा, पीतम अंबरम यस्यात् सः पीतांबरः कृष्णः। ठीक है, पीला कपड़ा है, यस्य माने जिसका, जिसका माने श्री कृष्ण को बोलते हैं। ठीक है, तो सः पीतांबरः कृष्णः। पीतांबरा का अर्थ क्या? पीले कपड़े नहीं अर्थ है, पीले कपड़े वाले कृष्ण जी पीतांबर हैं। ठीक है, वीराः पुरुषाः यस्मिन् ग्रामे सः वीर पुरुषः। अब देखिएगा, यहां यस्य आ गया, जिसका अर्थ आ गया। अब यहां देखिए, वीराः पुरुषा, वीर पुरुष हैं, यस्मिन् ग्रामे, जिस गांव में, जिसमें, जिसमें आ गया, जिस गांव में मन जिसमें, सा ग्राम, वह ग्राम क्या कहलाता है? वीर पुरुषाः ग्रामः ग्रामः। अब ये वीर पुरुष को नहीं कह रहा, किसको कह रहा है? वीर पुरुष रहते हैं जिस गांव में, उस गांव को कह रहा है। अब मुझे जहां तक आशा है, विश्वास है कि आपको ये 50% तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो मुझे पूरा जानते हैं कि आपको अभी इस स्तर पर पूरा समझ में नहीं आएगा। ये समास है, मैंने पहले ही बताया, थोड़ा जटिल प्रकरण है, धीरे धीरे आ जाएगा आपको पूरा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी आपको 50% आ गया तो आप मानिएगा कि कल को आपको पूरा आ जाना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब मैं अगली कक्षा में आपको इसी के बहुत सारे और दूसरे भी उदाहरण दूंगा, सहार्थक बहुब्रीहि भी बताऊंगा, और व्यधिकरण बहुब्रीहि भी आपको अगली कक्षा में पढ़ने का प्रयास कराएंगे, पढ़ाने का। चलिएगा मित्रों, निरंतर इस कक्षा को आप लोगों को शेयर करते रहिएगा, पूरे कोर्स को। दूर देशों में जो लोग रहते हैं वो इस कोर्स से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।